लर्निंग इतनी आप इतने एबल हो जाएंगे इस सेशन के बाद। मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि आप इस पर काम अपना कर सकें और अपने सारे जो नॉर्म यानी कि डेली डेवलपमेंट इश्यूज आते हैं वो इसके थ्रू सॉल्व कर सकें। तो पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन। ओके, मैं मीर हमजा हूँ। आई एम अ फुल स्टैक डेवलपर बाय प्रोफेशन और मैं GDSC UET का लीड हूँ। और उसके अलावा मैं एक बीटा माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट इन्वेस्टर हूँ। ये माइक्रोसॉफ्ट स्टूडेंट इन्वेस्टर्स में लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गोल्ड, और मैं बीटा लेवल का एक स्टूडेंट इन्वेस्टर हूँ। इसके अलावा इस वक्त मैं अभी करंटली अपने जूनियर ईयर में हूँ, यानी कि मेरा 3rd ईयर स्टार्ट हुआ है। और इसके अलावा मैंने एक स्टार्टअप के साथ एज अ फ्रंट एंड डेवलपर काम किया हुआ है। ये कुछ टाइम पहले मैंने इससे लीव किया। और अगर आप लोग मेरे बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो आप सिंपली मीर हमजा 1421 गूगल कर सकते हैं। ये मेरा गूगल का कीवर्ड है। और आज का जो हमारा सेशन होगा, आज के सेशन का एजेंडा होगा, पहले मैं आपको बताऊंगा कि गिट क्या होता है, फिर हम ये देखेंगे कि गिट के साथ लोकली किस तरह काम करते हैं, फिर गिट ब्रांचेज होंगी, गिटहब का इंट्रोडक्शन होगा, और गिट और गिटहब को इकट्ठे कैसे यूज़ करते हैं, और इस तरह और डिफरेंट चीज़ें। फिर मैं आपको गिटहब स्टूडेंट गाइड के बारे में बताऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आप गिटहब से अदर देन डेवलपमेंट क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज गिट? It is an open source distributed version control system to keep track of changes in the project. इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, जो सबसे ज़्यादा नोट करने की बात है, वो वर्जन कंट्रोल। अगर आप लोगों को वर्जन कंट्रोल भी समझ आ गई ना, तो आपको सारा इसका मकसद समझ लग जाएगा कि जो आज का हमारा सेशन है वो हम क्यों कर रहे हैं और गिट क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं ना एक एग्जांपल से स्टार्ट करना चाहूँगा। एक सेकंड में अपना वर्ड खोलूँ। लेट सपोज आप ना एक ग्रुप है, आप लोगों के फ्रेंड्स का एक ग्रुप है, 3 फ्रेंड्स का। आप लोगों को एक असाइनमेंट मिली है कि ना आप लोगों ने ना एक पेज का एक डॉक्यूमेंट में लिखना है, और वो 3 पैराग्राफ्स में होगा। तो इस तरह आप लोगों ने ना उसे डिवाइड किया है कि हर फ्रेंड ना एक पैराग्राफ लिखेगा। लेट सपोज अब मैंने पैराग्राफ लिखा, मैंने इसे लिख दिया, जितना इनके मेरा वर्क था उतना मैंने लिख दिया, एक पैराग्राफ। ठीक है, अब उसके बाद ना मैंने जो सेकंड पार्ट है ना, लेट्स सपोज वो आंसर को असाइन था, और आंसर ने सेकंड पार्ट लिख दिया है, और उसने अब ये सारा कर के ना, अब थर्ड पार्ट लेट्स सपोज हमारा एक फ्रेंड है अली या मोहसिन, कुछ भी कर लो, हम अब उसे सेंड कर दिया अपना ये डॉक्यूमेंट के, वो थर्ड पार्ट ऐड कर दिया, और उसने थर्ड पार्ट ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप देखें इस तरह ना, अपना पार्ट करते हुए ना मोहसिन ने आंसर के पार्ट में कुछ चेंजेस कर दिए, जिससे वो सारा ना हमारा डॉक्यूमेंट है ना वो खराब हो गया, लेट सपोज। तो और जब हमने उससे पूछा कि किसने किया, तो उसने कहा भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया, या उसने आंसर ने कह दिया मैंने नहीं किया। तो इस तरह एक मेस क्रिएट हो गया, या इस तरह हमारा सारा डॉक्यूमेंट खराब हो गया। हमजा भाई, सॉरी टू ब्रेक इट, आपकी स्क्रीन नजर आ रही? नहीं नजर आ रही, मेरे इधर शेयर हो रही है, बाकियों को नजर आ रही? नजर नहीं आ रही। एक मैं दोबारा शेयर करता हूँ शायद। अब ठीक हो गया, थैंक यू। अगर इस तरह का कोई इशू हो ना तो आप पहले ही रोक दें ताकि हमारा मोमेंटम ना खराब हो। और अब आपको ये मेरा वर्ड शो हो रहा है? यस सर। ठीक हो गया। ये चलें, ये थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन का इशू हो गया था। लेट्स सपोज आपने अब सारा कुछ सिनेरियो मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट लेट्स सपोज पैराग्राफ मैंने लिखा है, ये सेकंड पैराग्राफ आंसर ने लिखा, और ये थर्ड पैराग्राफ लेट्स सपोज मोहसिन ने लिखा है। लेकिन उसने ये किया है कि जब उसने थर्ड पैराग्राफ लिखा ना, तो उससे ना हमारे कुछ सेंटेंसेस खराब कर दिए, जिससे हमारा पूरा डॉक्यूमेंट खराब हो गया। लेकिन जब हमने पूछा ना कि किसने किया, तो मोहसिन ने कहा कि मैंने नहीं किया, अंसर ने कहा मैंने किया, मैंने तो ऑब्वियसली नहीं किया होगा।
तो इसमें पूरा मेस क्रिएट हो गया, ना पता चल रहा है कि जो जिसने मेस किया है वो कौन है जिसने मेस किया, और ये मेस हम किस तरह इनके सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें वो सारा पार्टियों से दोबारा लिखना पड़ेगा, या डिफरेंट हो सकता है कि इस तरह भी इस डैमेज हो जाएगी, इस तरह कि हमें सारा काम स्टार्ट से स्टार्ट करना हो। लेकिन अगर लेट्स सपोज हमने इस तरह किया हो कि हमने ना इसको जिस तरह ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया ना, तो मैंने इसकी एक कॉपी सेव कर ली, और इसके बाद Hamza, are you there? यार ये तो काफी ना इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन चलें खैर कोई नहीं। आप लोगों को कहाँ तक लास्ट टाइम मेरी आवाज आई थी? सेव कर ली अपने पास। लेकिन अगर हम अपने नॉर्मल रूटीन प्रोजेक्ट्स देखें तो उनका साइज काफी बड़ा होता है एक डॉक्यूमेंट के कंपैरिजन से। तो इस तरह तो अगर हमने करते रहे, यानी कि एक एक छोटे छोटे चेंजेस पर अलग अलग उसकी कॉपीज सेव करते रहे, तो एक तो इस तरह मेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाएगी, बहुत ज्यादा फोल्डर्स बन जाएंगे, और इसके साथ साथ उन्हें मैनेज करना भी ऑब्वियसली मुश्किल हो जाएगा, हमारी डिस्क स्पेस भी काफी यूज होगी। तो जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम होता है ना, उसका ये काम होता है कि आपके ना जितने वर्जन होते हैं, जो जो आपके प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट टाइम्स पे चेंजेस हुए हो, उन सबका ना वो एक ट्रैक रखता है। यानी कि इस टाइम पर ये चेंज हुआ, इस टाइम पर इस बंदे ने ये चेंज किया। अगर मैं इसकी आपको लाइव एग्जांपल दिखाऊं ना, मेरे एक प्रोजेक्ट की ही, हाँ ये हमारा ना सेमेस्टर प्रोजेक्ट था। तो अगर मैं इसमें आपको दिखाऊं, ये बेसिकली गिट की कमांड है। अगर ओह सॉरी, ये तो शॉर्ट कमांड है। ये देख सकते हैं आप, अब ये ना मैंने अपने प्रोजेक्ट की हिस्ट्री खोली है। अब आप इधर देख सकते हैं कि ऑथर का नेम भी आ रहा है, डेट भी आ रही है, और साथ ही एक ना एक कमिट मैसेज होता है। ये बेसिकली ना एज अ मार्कर एक्ट करता है, जो हमें बताता है कि इस टाइम पर ये काम हुआ था। जैसे आप ये देख सकते हैं कि एड मैसेजिंग फीचर इम्प्रूव, और इस तरह रिमूव अननेसेसरी फाइल्स। अगर मैं डिफरेंट किसी दूसरे ऑथर का, हाँ ये देखें, जैसे अब ये क्योंकि टीम प्रोजेक्ट था, ये देखें अब इधर ये दूसरा ऑथर आ गया कि इस बंदे ने ये काम किया था, इसने पास्ट पेपर और टाइम टेबल के पेजेस क्रिएट किए थे। और इस तरह कि आप पूरा आपके पास एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड गेम है ना, पूरा आपके पास वर्जन अपने इसके कंट्रोलर, पूरी हिस्ट्री सेव है। आप किसी भी टाइम देख सकते हैं कि किसने क्या किया। इसका क्या फायदा होगा? इसका ये फायदा होगा कि अगर किसी से कहीं खराबी हुई है तो आपको पता चल सकता है किससे खराबी हुई है। सेकंड, आप अब इन हिस्ट्री में ना आप इस हिस्ट्री में ट्रेवर्स भी कर सकते हैं। मीन्स कि अब मैं ना अपनी फर्स्ट से ना इधर भी आ सकता हूँ, यानी कि 9 जून में 9 जून तक पर भी आ सकता हूँ। मैं सिर्फ 9 जून तक का काम देख सकता हूँ कि प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से 9 जून तक क्या क्या काम है। ये चीज होती है वर्जन कंट्रोल, पूरे वर्जन का हिसाब किताब रखना कि कब क्या चेंज हुआ, किसने किया। ये चीज वर्जन कंट्रोल, और गिट है एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो कि इस सब चीजों को यूज करने का हमें अलाउ करता है, जिसके थ्रू हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं बहुत एफिशिएंट और बहुत प्रोडक्टिव वे। आप में से किसी का अभी तक कोई क्वेश्चन, अगर आपको किसी भी चीज की कंफ्यूजन होना तो आप मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। ये इंटरेक्टिव सेशन है, जितना आप इंटरेक्ट करेंगे उतना बेटर है।
किसी का क्वेश्चन है तो वो और पूछ सकते हैं। ख्याल से किसी चैट में किया। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। ओके ठीक, मेरे ख्याल से किसी का क्वेश्चन नहीं। तो अब हम आते हैं गिट की इंस्टॉलेशन पर। गिट को हमने अपने लोकल सिस्टम में किस तरह इंस्टॉल करना है। तो ये लिंक है, मैं आपके साथ चैट में शेयर कर देता हूँ। और अगर आप ये लिंक ओपन करेंगे ना तो काफ़ी सिस्टम खराब हो गया है, फ्लक्चुएशंस काफ़ी हो रही हैं, इंटरनेट का भी वही हिस्सा हो रहा है। तो ये देख सकते हैं आपको ना, ये इधर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, उसमें आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से डाउनलोड कर देंगे। विंडोज़ मैक, बस आपने जब डाउनलोड, सिंपल डाउनलोड के स्टेप्स हैं जो नॉर्मली होते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, उधर ना एक चेक बॉक्स होगा ऐड टू पाथ, वो लाजमी आपने चेक करना है कि वो चाहे कोई और आप चेक करें या ना करें, वो लाजमी करना है। ठीक, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ना गिट बैश डाउनलोड हो जाएगा। तो गिट बैश है ना, ये बेसिकली ऑफिशियल टर्मिनल है गिट के यूजेज के लिए। बैकएंड पर ना बैश रन करता है। अगर आपने ओएस पढ़ा हो तो आपको आइडिया होगा कि बैश क्या होता है और डिफरेंट इस तरह के टर्मिनल्स वगैरह क्या, टर्मिनल्स सॉरी, बैकएंड पर जो कमांड्स एग्जीक्यूट करते हैं सब क्या होता है। ठीक, अब हम आते हैं किधर थे हम। गिट का हमें आइडिया हो गया सारा कि गिट सॉरी गिट क्या होता है। अब हम आते हैं कि गिट पर हम किस तरह काम कर सकते हैं। तो उसके मैं बोलता हूँ अपने फोल्डर, मैंने लास्ट टाइम सेशन दिया था इसी पर ही। ठीक, इसे ये मोस्टली लिनक्स की कमांड्स होते हैं। तो अगर आपको वो सीएमडी वगैरह आप यूज करते हैं तो उसकी मोस्ट कमांड्स इधर नहीं चलेगी। ठीक, तो सबसे पहले ना आपने जो अपने फोल्डर को इनिशियलाइज करना होता है, यानी कि इनिशियलाइज गिट से इनिशियलाइज करना। उसका क्या मतलब होता है? अगर तो आप इस पे कोई गिट कमांड यूज करने की कोशिश करेंगे, जैसे गिट स्टेटस एक कमांड होती है, तो ये आप पढ़ सकते हैं फेटल नॉट अ गिट रेपोजिटरी। नॉट अ गिट रेपोजिटरी का क्या मतलब होता है? जब आप ऐसे इनिशियलाइज करते हैं ना, तो आपके फोल्डर में ना, मैं तो ऐसा देता हूँ, आपके फोल्डर में ना एक हिडन फोल्डर बन जाता है डॉट गिट के नाम से। वो डॉट गिट का जो फोल्डर होता है ना, वो आपकी सारी हिस्ट्री मेंटेन, सारा स्ट्रक्चर वगैरह, ये सब काम ना उसका होता है। जैसे अब मैं आपको करके दिखाता हूँ, गिट इनिट, आप ये पढ़ सकते हैं इनिशियलाइज एंड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी और आगे वो। अब अगर तो मैं ना इसके वो ओपन करूँ ना हिडन फाइल्स, ये आप देख सकते हैं डॉट गिट का फोल्डर बन गया। इसके अंदर ना ये सारा होगा कि इसे आपने छेड़ना नहीं। अगर आप इसे छेड़ेंगे ना तो ये अगर लेट्स सपोज आपने इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन इस पर कोई चेंजेस करने की कोशिश की तो आपका सारा प्रोजेक्ट खराब हो सकता है। गिट एक तो यूजफुल है, लेकिन अगर इसका थोड़ा सा भी आप मिस यूज कर दें, गलत यूज कर दें, तो ये आपके पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को जाया कर सकता है। तो इसलिए आपको काफी केयरफुल रहना पड़ता है इसको यूज करते हुए। अब ना कुछ बेसिक्स कमांड होंगी। पहले मेरी कोशिश ये होगी कि आप कमांड्स तो वैसे आप कर सकते हैं, आप 2 से 3 दफा इसे गिट को यूज करेंगे ना तो आपको कमांड्स याद हो जाएंगी। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको ना मैं बताऊं कि ये हम ये वाली कमांड यूज कर रहे हैं तो ये वाली कमांड क्यों यूज कर रहे हैं। क्योंकि एक अच्छे इंजीनियर को पता होता है जब वो चीज को यूज करता है तो वो क्यों यूज करता है। तो इधर मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते स्टॉप करके। ये इंटरेक्टिव सेशन, अगर इंटरेक्ट करेंगे आप लोग तो ज्यादा बेटर है। लेट्स सपोज abc.txt। अब अगर इधर मैं आके गिट स्टेटस करूंगा ना,
तो आप ये देख सकते हैं कि अनट्रैक्ड फाइल का क्या मतलब होता है। अनट्रैक्ड फाइल का ये मतलब है कि ये जो फाइल है ना, ये फाइल तो क्रिएट हो गई है, लेकिन ये फाइल अलाउ नहीं कर रही गिट को कि इसे एक्सेस करके जो इसके अंदर चेंजेस हैं उसे देख सके। जैसे अगर मैं इसके अंदर अभी कोई भी चेंज करूंगा ना, लेट्स सपोज मैंने कुछ भी ऐड कर दिया, इसे सेव कर दिया, तो और अगर अब मैं गिट स्टेटस करूंगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई चेंज होगी तो उसे ट्रैक कर लेते हैं। जैसे इस फाइल में मैंने टेक्स्ट ऐड किया, मतलब इस फाइल में चेंज हुआ, तो नॉर्मली गिट को ऐड इसे डिस्प्ले करना चाहिए कि इस फाइल में चेंज हुआ है। लेकिन और अगर ये आपने चेक कर लेना कि कौन सी फाइल में क्या चेंज हुआ है या कौन सी फाइल चेंज हुई है, तो उसके लिए कमांड होती है गिट स्टेटस। लेकिन आप देख सकते हैं मुझे कुछ भी नहीं इसका पता चल रहा कि क्या चेंज हुआ है, कुछ भी चेंज हुआ है। ये गिट की ट्रैकिंग स्टार्ट करने की ना किसी पर्टिकुलर फाइल की है, आपको कमांड लिखनी पड़ती है गिट ऐड, उससे ना आपको इंडेक्स में ऐड करना पड़ता है। जो इंडेक्स होता है ना बेसिकली वो गिट को अलाउ, उसमें जो फाइल्स होती हैं सॉरी वो सारी गिट ट्रैक कर सकते हैं, इंडेक्स के बाहर की चीजें ट्रैक कर सकते हैं। जो इंडेक्स होती है वो गिट को अलाउ करती है कि जो जो फाइल मेरे अंदर है ना आप उसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ये कमांड है गिट ऐड abc.txt। अब अगर मैं इसे गिट स्टेटस करूँ ना, तो आप ये देख सकते हैं एक तो ये ग्रीन हो गया और ऊपर से इस पर आ रहा है न्यू फाइल। इसका मतलब एक न्यू फाइल इंडेक्स में ऐड हो गई है। और अब अगर मैं इस फाइल में कोई भी चेंज करूँ ना, और इसे मैं सेव किया, और ये मेरे ख्याल से किसी का माइक ऑन है। मैं इसमें अगर देखूंगा ना तो ये देखें, आप देख सकते हैं ये मुझे बता रहा है कि मॉडिफाइड मींस ये जो abc.txt है ना ये मॉडिफाई हो गई है। अब लेट्स सपोज आपने देखना, आपको अभी लगेगा कि कमांड्स काफी ज्यादा हैं, लेकिन आप प्रोसेस अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि कमांड्स अगर आप एक से दो दफा भी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएंगे। इसमें कोई इतना इशू नहीं है कमांड्स का। मैंने आज के सेशन के लिए एक रीडमी भी बनाई है, आपको मैं मोबाइल में एंड पर दे दूंगा। तो अब अगर मैंने देखना है ना कि गिट इस फाइल में कौन से चेंजेस हुए हैं, तो उसके लिए कमांड है गिट diff abc डॉट आगे फाइल नेम। ये अब मुझे बता रहा है कि इसमें पहले ये लाइन थी, ठीक है, ये पुराना वर्जन है फाइल का। इस लाइन के साथ जो ये रेड है यानी कि नीचे पुराना वर्जन है, या ये इस तरह भी हो सकता है कि इसमें डिलीट हो गया या इसका वर्जन चेंज हो गया। अब इसके साथ साथ ये है, और इसमें मैंने एक और न्यू लाइन ऐड कर दी। इसका मतलब क्या हुआ, इनके गिट को पता चल गया कि आपने इसमें एडिशन कर दिया, इस फाइल को चेंज कर दिया और इसमें एक न्यू चीज ऐड कर दी। लेकिन ना अगर अब आप इस फाइल में कोई, लेकिन एक तो आपको चीज नोट करनी पड़ेगी कि ये जो फाइल है ना, ये abc.txt ये ना इंडेक्स से दोबारा निकल गई है। ये इंडेक्स से दोबारा निकल गया मीन्स अगर आप गिट में अब फिर कोई चेंजेस करेंगे ना इस फाइल में सॉरी, तो गिट उसे फिर नहीं ट्रैक कर सकेगा, इसे आपको री एंटर करना पड़ेगा इंडेक्स में। उसके लिए फिर आप यूज करेंगे गिट ऐड abc.txt वाली कमांड, सॉरी गिट ऐड और अगर अब इसे आप स्टेटस करते हैं ना तो फिर वो न्यू फाइल होगी मीन्स दोबारा ये उसमें ऐड होगी ये फाइल। अब आते हैं हम, ठीक है, हमें ये तो पता चल गया कि ये इस तरह ये आप फाइल में चेंजेस देख सकते हैं जब भी न्यू ऐड हो, और इंडेक्स में क्यों ऐड कर सॉरी इंडेक्स में क्यों ऐड करना है। लेकिन अब ठीक है, अब आप इस पे ये किस तरह आपको पता चलेगा, या आप इसमें ये किस तरह ऐड करेंगे एक मैसेज या एक मार्कर जो बताए कि इस टाइम पर इस डेट पर इस बंदे ने ये किया है। उसके लिए कमांड सेकंड, मेरी आवाज ठीक नहीं आ रही? हमजा
सही है। आंसर आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैंने कहा क्लियर है आपकी आवाज। अच्छा, ठीक हो गया। अब हमने जब इसे दोबारा ऐड तो कर दिया इंडेक्स में, लेकिन अब हम एक इसकी हिस्ट्री किस तरह क्रिएट करेंगे कि मैंने ये फाइल न्यू ऐड की थी और मैंने इसमें ये ऐड किया। तो उसके लिए कमांड होती है git commit -m स्टैंड्स फॉर मैसेज, और आगे आप स्ट्रिंग में अपना मैसेज लिखते हैं। ये मैसेज एक तरह का मार्कर एज अ मार्कर बिहेव करता है, जो कि जब भी आप हिस्ट्री को एक्सेस करते हैं ना, तो ये बताता है कि इस टाइम पर और इस डेट पर क्या चेंजेस हुए थे। आपको सिर्फ मैसेज ऐड करना है, जो टाइम और डेट है ना वो ऑटोमेटिकली गिट ऐड कर देगा और ऑथर को भी ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। जैसे लेट्स सपोज मैं इधर करता हूँ एडिट न्यू फाइल, और अब ये मेरा कमिट क्रिएट हो गया। अब जो आपने हिस्ट्री जब देख लिया, सॉरी इंटरप्शन भी। हाँ, जब आपने हिस्ट्री क्रिएट होगी इसकी, जब आपने हिस्ट्री एक्सेस करनी है इनके, अब आपने हिस्ट्री देखनी है, ये तो इसका तो फिलहाल सिंपल एक कमेंट होगा कि जब आप प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हो टीम्स के साथ, तो उसमें जब आप हिस्ट्री देखेंगे तो वो किस तरह देखेंगे, गिट लॉग कमांड होती है। उसके बाद ना आपने इसका एक फ्लैग देना होता है, जो बताता है कि आपका आउटपुट किस तरह का होगा। अगर आप -1 लाइन करते हैं ना, तो फिर ये सिर्फ आपके गिट मैसेजेस शो करेगा। लेकिन अगर आप इसके साथ ग्राफ यूज करते हैं, तो फिर ये आपको ना ऑथर, डेट और मैसेज शो करेगा। ऑथर, डेट और साथ मैसेज। एक और चीज होती है, वो होता है गिट लॉग। ये वैसे थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। ग्राफ डेकोरेट, इसमें ना आपको पूरा एक ग्राफिकल व्यू, खैर इधर तो कमेंट ही बहुत थोड़े हैं, सिंपल कमेंट है, इनमें ज्यादा कमेंट होने से पूरा एक ग्राफिकल आपका ना व्यू सारा दिखाता है कि ये ब्रांच है, ये उसकी सब ब्रांच है, इस तरह करके। ये अब हमारा हो गया यानी कि बेसिक गिट, कि अपने गिट पर लोकली किस तरह बिल्कुल बेसिक से काम करना है। इधर तक किसी का कोई क्वेश्चन? Am I audible? जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आप यहाँ पे एक फाइल पे काम कर रहे हैं और उसके रिलेटेड ही हमें मॉडिफाइड इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वो फाइल मॉडिफाइड की गई है या जो भी, इस तरह हम मल्टीपल फाइल्स एट अ टाइम ऐड कर सकते हैं? इसमें मैं थोड़ा सा इनके मैं खुद ही बेसिक पे रखा था। अभी मैं थोड़ा सा आगे जाता ना, तो मल्टीपल फाइल्स ऐड करने का भी तरीका बताऊंगा, और उसके अलावा जितने भी चेंजेस हैं वो एक ही कमांड में ऐड करने, ये सब बताता हूँ। किसी और का कोई क्वेश्चन? इधर मेरे ख्याल से इसी में शायद क्वेश्चन किया है। अच्छा, हमाद ने क्वेश्चन किया एवरी टाइम। जो बेसिकली अब ये ना आप पर डिपेंड करता है। इंडेक्स पे तो आपको ऐड करना पड़ेगा उसकी ट्रैकिंग वगैरह के लिए, ये तो थोड़ा काम है ना, तो इसलिए आपको ये लगेगा कि बार बार ऐड करने से टाइम ज़ाया होगा इस तरह का। लेकिन जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स में करेंगे ना, तो आपने लेट्स सपोज अपना एक लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया, उसके आपने फंक्शन सारे लिखे हुए हैं और कमिट किया। जब आप एक न्यू फंक्शन ऐड करेंगे ना, वो न्यू फंक्शन ऐड करने के बाद आप सिर्फ एक दफा गिट ऐड करेंगे उस फाइल को। अब ये नहीं करेंगे कि आपने अगर लेट्स सपोज वॉइड लिखा है तो फिर आप उसे ऐड करेंगे, आपने लेट्स सपोज उसका फंक्शन का नेम लिखा है तो दोबारा उसे ऐड करेंगे। वो जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा होगा ना, फिर वो आपके बड़े बड़े ब्लॉक्स बनते जाएंगे, वो लॉजिकल। जो आप थोड़ा सा इसमें वर्क करेंगे ना, तो आपको ये चीजें खुद ज्यादा क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। और किसी का कोई क्वेश्चन? लेट्स मूव ऑन। ठीक है, अब हमने ये तो देख लिया कि लोकली किस तरह हम काम करते हैं। लेकिन अब इधर ना एक कॉन्सेप्ट आता है, सॉरी ये मैं आपको दिखा दूं। ये ना एक बेसिक सा वर्क फ्लो है गिट का। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था वर्किंग डायरेक्टरी। वर्किंग डायरेक्टरी क्या होती है? वर्किंग डायरेक्टरी जो जिस पर हम काम कर रहे थे, ऑब्वियसली हमारा फोल्डर जो होता है,
और फिर जब हम उसे गिट ऐड करेंगे तो वो इंडेक्स में चला जाएगा, इंडेक्स को स्टेजिंग एरिया भी कहते हैं। फिर जब हम गिट कमिट करेंगे ना तो उसकी हिस्ट्री की हो जाएगी, ये वैसे बता ही दिया हमें। अब आते हैं ब्रांचेस पर। अभी तो ठीक है, अभी तो ना यानी कि ये एक छोटी सी फाइल है और छोटा सा एक लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट है, लेकिन लेट्स सपोज आपका प्रोजेक्ट, आप कल को एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी में काम कर रहे हैं और जो आपका प्रोजेक्ट है ना वो बिलियन ऑफ लाइंस पर है, एक दो फाइल्स पर नहीं, बिलियंस ऑफ लाइंस और हंड्रेड ऑफ फाइल्स पर है। तो फिर आप क्या करेंगे? कोई इस यानी कि आप उसे किस तरह मैनेज करेंगे? कोई इसका आंसर कर सकता है? रिपीट कर सकते हैं सवाल? मेरा रिपीट नहीं हुआ, सॉरी क्लियर नहीं हुआ क्वेश्चन, या मैं रिपीट कर दूं? नहीं, एक और दफा पूछ लो सर। क्वेश्चन समझ नहीं नहीं सॉरी, रहमान शिराज आप क्या कह रहे हैं? सर, क्वेश्चन समझ नहीं के। अच्छा ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि लेट्स सपोज अभी तो ये छोटी सी एक फाइल है और उसमें दो तीन चीजें छोटी सी ऐड हो रही हैं जो आप इजीली व्यू भी कर सकते हैं, आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। लेकिन लेट्स सपोज कल को जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और आप उधर आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं और जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो बिलियन ऑफ लाइंस पर हैं, कोड की बिलियंस ऑफ लाइंस पर, और उसमें हंड्रेड ऑफ फाइल्स हैं, तो फिर इस तरह आप अपने कोड को किस तरह मैनेज करेंगे? इसके लिए आपके कोई जहन में अप्रोच हो या कोई इसका आंसर कर सकें कि आप किस तरह इतने बड़े कोड बेस को मैनेज करेंगे? सर उसको हम मॉड्यूलेशन करेंगे सर, मॉड्यूल बनाएंगे उनके सर, हर एक मॉड्यूल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल जबरदस्त से रिलेटेड फंक्शन बनाएंगे सर। तो मॉड्यूल में अंदर फंक्शन होंगे सर, उनको ठीक हो गया। अब इसमें आपने कहा ना कि उससे हम ठीक हो गया रिजवान, आपने ठीक बताया। इनके कहने का मतलब था कि उससे ना जो हमारा प्रोजेक्ट होगा हम उसे छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देंगे ताकि हम इजीली फिर उसे मैनेज भी कर सकें और मॉड्यूल टू मॉड्यूल एक्सेस कर सकें। अब गिट में यही काम होता है ब्रांचेस के नेम से, यानी कि हम गिट में ना मल्टीपल ब्रांचेस बनाकर अपना काम करते हैं। जो गिट की एक मेन ब्रांच होती है ना उसे हम कहते हैं मास्टर। जैसे आप देख सकते हैं इधर इस टाइम में मास्टर में होती है, इधर मास्टर शो हो रहा है। और जब हम बाकी जो हम यानी कि ब्रांचेस बनाते हैं ना वो हम उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो वो आपकी नीड पर डिपेंड करता है, या आप कोई न्यू फीचर ऐड करें। जैसे लेट्स सपोज आपने हॉट फिक्स किया, हॉट फिक्स का मतलब होता है आपने बड़ी यानी कि एक बग रिपोर्ट हुआ है और आपने उसी टाइम उसे सॉल्व कर दिया, इस तरह का प्रोसीजर को हॉट फिक्स कहते हैं। तो आप फिर उसकी ब्रांच का नेम रखेंगे हॉट फिक्स, और आप सारा काम ना अपनी यार इधर तो वो एनोटेशन है नहीं, सॉरी, आप सारा काम अपनी इस ब्रांच में करेंगे, आपका काम मास्टर से सेपरेट होगा। जब आपने सारा अपना काम कर लिया, उसे टेस्ट कर लिया कि ठीक है ये ठीक बिल्कुल ठीक है, अगर मैं इसे अपने मेन कोड में इंटीग्रेट कर लूँ तो मेरा कोड खराब नहीं होगा, तो फिर आप अपनी ब्रांच को मास्टर में मर्ज करते हैं। अब ये सब किस तरह करते हैं, अब उस तरफ चलते हैं। हाँ ठीक है, इधर अब हम ना ऐड करते हैं सर इसकी समझ नहीं आई सर, थोड़ा दोबारा अच्छा एक्सप्लेन। कोई नहीं, मैं दोबारा कर देता हूँ, कोई मसला नहीं। जैसे वो रिजवान थे मेरे ख्याल से, उन्होंने मेंशन किया था कि हम मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि अपने प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। जो ये मॉड्यूल्स में डिवाइड करने वाला कॉन्सेप्ट है ना उसे गिट में ब्रांचेस कहते हैं, कि हम अपने प्रोजेक्ट को ब्रांचेस में डिवाइड कर देंगे। जो मेन ब्रांच होती है ना या पेरेंट ब्रांच आप कह लें, वो होती है मास्टर ब्रांच। और जो हम लेट्स सपोज एक हमने ना बड़ी जल्दी से बग फिक्स किया, रिपोर्ट हुआ बग के ये बग है और इससे ना हमारी लेट्स सपोज सारी साइट डाउन हो रही है, हमने फौरन उस बग को फिक्स किया है, ठीक है, लेकिन हम डायरेक्ट मास्टर में नहीं वो बग फिक्स करेंगे, हम एक अलग से अपनी ब्रांच बनाएंगे, उसमें हम वो बग फिक्स करेंगे, फिर हम उसे टेस्ट करेंगे कि ये अगर हमारे कोड के साथ चले तो ये हमारा प्रीवियस कोड खराब तो नहीं कर रहा, या इससे ये तो नहीं हो रहा कि हमारे कोड की जो फंक्शनैलिटी है वो कोई अफेक्ट हो रही हो या वो वियर्डली बिहेव कर रहा हो। तो हम उस ब्रांच में अपना काम करके जब हम ये सारी चीज़ें एश्योर कर लेंगे ना तो फिर हम उसे मास्टर में मर्ज कर देंगे।
ये इस तरह गिट में काम होता है, ब्रांचेस में डिवाइड करके लॉजिकल सारा व्यू बन जाता है, यानी कि एक मेन ब्रांच, उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं। आप उन छोटी छोटी ब्रांचेस में अपना काम करते हैं, और जब आप बिल्कुल एश्योर हो जाते हैं कि इससे हमारी मेन ब्रांच को कोई बैड इफेक्ट नहीं होगा, तो फिर आप उसे अपनी मेन ब्रांच में उन छोटी ब्रांचेस को जो सी एश्योर्ड हो चुकी होती है, जो सी वेरीफाइड हो चुकी होती है, उसे मर्ज कर देते हैं। अब ये सब किस तरह करते हैं ये अब हम देखते हैं। इधर मैंने एक फाइल बनाई, एक और another फाइल। इसके बाद मैं आपको कोड की एग्जांपल यानी कोड के थ्रू थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा गिट की। अब अगर मैं इसे करूँ ना गिट स्टेटस, तो आप देख सकते हैं इधर एक another फाइल आ गई है, और इसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया थोड़ा बहुत। अब मैंने ब्रांच क्रिएट करनी है। पहले तो मैंने देखना है कि मेरी जो टोटल ब्रांचेस है ना प्रोजेक्ट में, लेट्स सपोज मैंने देखना है कि कितनी ब्रांचेस हैं। तो उसके लिए कमांड होती है गेट ब्रांच। गेट यानी कि लॉजिक इतना सिंपल है, जो सा आप काम कर रहे हैं उसकी कमांड का तकरीबन नेम वही होगा, एक दो के अलावा। गेट ब्रांच जब आप इस तरह करते हैं तो आपको अपनी अवेलेबल ब्रांचेस शो हो जाएंगी। सॉरी, इस टाइम इधर सिर्फ मास्टर है। अब आपने एक न्यू ब्रांच बनानी है, वो कैसे क्रिएट करेंगे? उसके लिए होती है कमांड गेट ब्रांच ही, और सिंपल आगे आपने जो सी भी ब्रांच का नेम रखना है ना, वो आप सिर्फ लिख देंगे, जैसे लेट्स सपोज टेस्ट ब्रांच। अब ठीक है, टेस्ट। अब अगर मैं अब गिट ब्रांच करूं, तो इधर अब इस टाइम दो ब्रांचेस शो हो रही हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन है वो मास्टर हुई है, यानी कि इस वक्त हम मास्टर हैं। लेकिन अब हमने लेट्स सपोज टेस्ट ब्रांच में जाना है, तो हम कैसे जाएंगे? उसके लिए कमांड है गेट चेक आउट टेस्ट ब्रांच। गिट चेकआउट टेस्ट ब्रांच, इसका मतलब है कि जो टेस्ट ब्रांच है उसमें स्विच कर जाओ मास्टर से। और अगर अब आप देखें तो इधर ये मास्टर की जगह टेस्ट ब्रांच आ गया, मींस कि हम टेस्ट ब्रांच में। अगर आप वो भी करके देखें तो फिर भी आपको आइडिया हो जाएगा। अब ना इसमें ठीक है, हमने अब इसमें सारा कुछ ऐड किया जो हमने करना है। ठीक है, अब ये हमारी ना फाइल रेडी हो गई, हमने वो टीचर कोड कर लिया, इसे हमने ऐड भी कर लिया, ऐड। और वैसे किसी ने मेरे से पहले पूछा था कि हम मल्टीपल फाइल्स को किस तरह करेंगे, वो भी चलें मैं आपको दिखा ही देता हूँ। एक और फाइल ऐड कर लेते हैं। अब इधर आप देख सकते हैं दो फाइल्स हैं। अब जो फाइल को ऐड करने थे ना, मल्टीपल फाइल्स को ऐड करने के दो मेथड्स होते हैं। यहाँ तो आप ऐड के बाद में सिंपली जोन सी फाइल आपने ऐड करनी है ना, आप उनके नेम लिख लें और सिंपल एंटर कर लें, स्पेस देकर बस नेम लिखना। और जो एक सेकंड मेथड होता है ना, वो ये होता है, वो होता है गेट एट डॉट। इससे ना जितनी भी आपकी ये अनट्रैक्ड फाइल्स या चेंज्ड फाइल्स होती हैं, जिनको जो मॉडिफाई हुई होती हैं, डिलीट हुई होती हैं, वो सारी की सारी ना ऐड हो जाती है। अगर आप स्टेटस देखा, मैंने क्लियर कर दिया स्क्रीन। अगर आप स्टेटस देखें तो ये दोनों ऐड हो चुकी हैं इंडेक्स में, लेकिन इन दोनों में ना बेसिक सा डिफरेंस है। अगर तो आप गेट ऐड और आगे फाइल नेम्स लिखेंगे ना मल्टीपल फाइल्स के, तो सिर्फ वही फाइल्स ऐड होंगी जिनके आपने नेम्स लिखे। लेकिन अगर आप गेट ऐड डॉट करेंगे ना, तो फिर जितनी भी फाइल्स होंगी जो अनट्रैक्ड हैं, चेंज है, डिलीट है, वो सब की सब ऐड हो जाएंगी। अब इन्हें हम करते हैं कमेंट। अब अगर मैं देखूँ ना अपनी हिस्ट्री, तो आप देख सकते हैं ये मास्टर है और ये हेड है। हेड जो है वो इस वक्त है टेस्ट ब्रांच पर। और हेड क्या होता है बेसिकली, पहले इस पर आता है। जो हेड होता है ना, ये होता है एक पॉइंटर।
जो इस पॉइंटर में ना जो सबसे रीसेंट कमिट होता है ना उसका एड्रेस स्टोर होता है। जैसे इस वक्त सबसे रीसेंट कमिट कौन सा, ये सेकंड कमिट। तो इसका जो एड्रेस है ना वो हेड में स्टोर होगा, क्योंकि हेड इस वक्त ये जो कमिट है ये टेस्ट ब्रांच में है, तो इसलिए हेड टेस्ट ब्रांच को पॉइंट कर रहा है। अगर तो हम मास्टर में कमिट करेंगे तो फिर हेड का जो रीसेंट कमिट होगा वो हेड में मास्टर को पॉइंट कर रहा होगा, अगर हम मास्टर में कमिट करें तो अब ठीक है। ये यार एक तो ये मैं CMD उसका करती ना, हाँ ये अब ठीक हो गया। अब लेट्स सपोज अब आपने ना अपनी ये ब्रांच मर्ज कर दी, आपने सारी टेस्टिंग कर ली, ठीक है, और ये सारा कुछ कर लिया, तो आप ये श्योर हो गए कि मेरी ये जो ब्रांच है ना इसे हम अगर मेन में मर्ज करेंगे तो उससे कोई इशू नहीं होगा। तो अब आपने मर्ज किस तरह करनी है ब्रांच को, उसके लिए पहले ना आपको करना पड़ेगा वापस मेन में जाना पड़ेगा, यानी मेन ब्रांच में भी जाना पड़ेगा जो कि मास्टर है। हम मास्टर में आ गए तो हमने सिंपली लिखना है गिट मर्ज और आगे जोन सी ब्रांच हमने मर्ज करनी है, टेस्ट ब्रांच सिंबल। और आप ये देख सकते हैं कि इसने हमारी को मर्ज कर दिया मेन के अंदर। और अगर मैं अब आपको लॉक करूं, लॉक करके दिखाऊं ना, हिस्ट्री दिखाऊं, तो आप ये देख सकते हैं जो हेड है वो मास्टर पर पॉइंट कर रहा है। क्यों मास्टर पर पॉइंट कर रहा है कि ये जो टेस्ट ब्रांच है ना वो, अगर ये आप इमेज देख सकते हैं ये मास्टर है और लेट्स सपोज ये हमारी टेस्ट ब्रांच है। जो टेस्ट ब्रांच है ये मास्टर में मर्ज हो चुकी है, मींस ये मास्टर का पार्ट बन चुकी है। जब हमने इस तरह कर ली ना एक हमारी चीज ब्रांच मर्ज हो गई है, तो आपने भला क्या करना है, आपने ना उस ब्रांच को फिर डिलीट कर देना। उसके लिए कमांड है गिट ब्रांच -d और आगे ब्रांच का नेम। गलती से भी ना मास्टर को ना डिलीट कर देना। अगर आपने मास्टर डिलीट कर देना तो आपका पूरा प्रोजेक्ट ज़ाया हो जाएगा। और मास्टर अगर डिलीट होगी ना तो फिर किसी तरह भी ना अपना प्रोजेक्ट दोबारा रिट्रीव नहीं कर सकते। और ये हमने ब्रांच डिलीट कर दी। अब जो ब्रांचेस में कन्वेंशन है ना कि आपको किस तरह, आपको ना हर दफ़ा जब आपने आपकी चीज चेंजेस मर्ज हो गया ना तो आपको पुरानी ब्रांच को डिलीट कर देना चाहिए। और हर दफ़ा जब आप नई कोई चीज़ की ना हर दफ़ा एक न्यू ब्रांच बनानी चाहिए। गिट का कन्वेंशन है। इस तरह क्यों करते हैं, अगर आप इस तरह नहीं करेंगे ना और आपके लेट्स सपोज आपके कुछ ऐसे कमिट्स हैं जो मास्टर की हिस्ट्री से पीछे हैं, आगे पीछे हैं, तो फिर आपकी फाइल में ना कन्फ्लिक्ट्स आ जाएंगे और फिर वो कन्फ्लिक्ट सॉल्व करने में ना आपको बहुत टाइम ज़ाया होगा। ये भी हो सकता है कि आपको सारा प्रोजेक्ट दोबारा से री इंस्टॉल वगैरह करना पड़े। तो इसलिए हमेशा अपनी पुरानी ब्रांच डिलीट कर देते हैं जब आपका चेंजेस मर्ज हो जाए और हमेशा न्यू किसी भी काम के लिए ना एक न्यू ब्रांच बनाते हैं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन? guys, सर directly. और क्या, सॉरी मुझे आवाज नहीं आई। मैंने कहा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है डायरेक्टली। ओह, कोई बोलना चाह रहे थे मेरे ख्याल से सर इसमें जो आपने बात की है ना कि गेट हब में हम सर जो मॉड्यूलेशन करते हैं उनको हम ब्रांचिंग कहेंगे गेट में ना सर। तो जो ब्रांच होंगे हमारे पास सर, हमारा जो कोड होगा मतलब मॉड्यूलेशन होगी किसी प्रोजेक्ट की सर, तो वो कोड हम ये टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे अपना जो कोड होगा हमारा। ओहो यार, ये बेसिकली ना आपको सिर्फ दिखाने के लिए है कि इस तरह गिट की वर्किंग होती है। जो गिट है ना वो इतना वास्ट है, वो इलस्ट्रेटर की फाइल से लेकर ना PHP की फाइल्स और PHP की फाइल से लेकर फोर्ट्रान और लिस्ट जैसी पुरानी लैंग्वेजेस की फाइल्स, इन सबको कर सकता है। ये सिर्फ आपको एक यानी कि डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है कि गिट वर्किंग किस तरह होता है। तो आपने ये नहीं समझ लेना कि सिर्फ ये TXT तक यानी कि लिमिटेड है, आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी टाइप की फाइल। जैसे मैं मोस्टली क्योंकि मैं एक जावास्क्रिप्ट डेवलपर हूँ ज़्यादा। सर मतलब अगर हम जावा में कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उसकी हमने मॉड्यूलेशन किए हैं मतलब डिफरेंट क्लासेस बनाए हैं पैकेजेस सर,
तो उनको हम डायरेक्टली जावा की फाइल को ही सर हम मर्ज कर सकते हैं मास्टर में, मतलब जो हमारे पास ये देखो मेन ना, पैकेज नहीं होगा एक सर। इसमें ना आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। जैसे आपने जावा की आप ना एक फाइल के लिए भी ना मल्टीपल ब्रांचेस यूज कर सकते हो, सिर्फ सिंगल फाइल के लिए भी। और अगर कोई फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है ना, आप उससे भी एक डिफरेंट ब्रांच में लेकर जाकर चेंजेस कर मर्ज कर सकते हो। जैसे आपकी ना लेट्स सपोज एक ही फाइल है, ठीक है, और आप कर एक कैलकुलेटर बना रहे हो, और आपने ना कैलकुलेटर के लिए 4 फंक्शंस लिखे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। आपने एक एडिशन यानी कि जब आपने एडिशन का फंक्शन लिखा है तो आपने उसे कमिट कर दिया कि ऐड एडिशन फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद आपने जब सब्ट्रैक्शन का किया उसके लिए आपने ना अलग ब्रांच बना ली सेफ्टी के लिए, कि किसी तरह ये ना हो कि आपका ना एडिशन का फंक्शन आपके सब्ट्रैक्शन के फंक्शन ना आपको सॉरी आपका सब्ट्रैक्शन का फंक्शन है किसी तरह के एडिशन के फंक्शन को खराब कर रहे हैं, उसकी वर्किंग को अफेक्ट कर रहा है। तो आपने सेफ्टी के लिए एक अलग ब्रांच बना लिया ताकि अगर आपको कोई इस तरह का मसला भी आ जाए ना, तो आप उस ब्रांच के में ही यानी कि वो मसला लिमिटेड है, वो मास्टर पर ना आए। जब मास्टर पर अगर मसला आ जाए ना, वो फिर आपके पूरे प्रोजेक्ट में मसला आ जाता है। इसलिए ये कहा जाता है कि सेफ्टी के लिए भी है ये ब्रांचेस के, अगर आपकी यानी कि एक ब्रांच में मसला हो तो वो मास्टर को अफेक्ट ना करे, क्योंकि अगर मास्टर में मसला आ जाए, मास्टर मेन ब्रांच की, तो वो फिर सारा कुछ अफेक्ट हो सकता है। और सेकेंड ये मॉड्यूलराइजेशन के लिए भी होती है, ताकि आप ना लॉजिकली अपने प्रोजेक्ट को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करके इजीली अचीव कर सकें। और किसी का कोई क्वेश्चन? रिजवान आपका क्लियर हो गया? सर अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है सर इसमें। सर फॉर एग्जांपल आपने एक कैलकुलेटर सर कैलकुलेटर की एग्जांपल है ना, तो हम अगर बेसिक कैलकुलेटर को देख लें तो उसमें हमारे पास 4 ही फंक्शन होते हैं, एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। सर तो हमारे पास एक मास्टर क्लास होगी फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम ब्रांचेस को ऐड करते हैं, फॉर एग्जांपल एडिशन की, तो उसको हम ब्रांच पहले ले लेते हैं, उनको पहले अलग से मतलब एक मॉड्यूल बना लेते हैं एडिशन का, तो उसको हम पहले टेस्ट कर लेते हैं। तो अगर वो हमारे पास टी को मेन ब्रांच पे मतलब मास्टर पे तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा, तो उसको फिर हम मर्ज कर लेते हैं। एक मिनट, मास्टर पर नहीं, यानी कि जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है, आपने जो आप नया कोड ऐड कर रहे हैं, लेकिन जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है वो मास्टर पर होगा। मास्टर पर इफेक्ट नहीं कर रहा, इससे मींस है कि जो आपने न्यू फंक्शनैलिटी ऐड की है ना, वो आपके एग्जिस्टिंग कोड को अफेक्ट नहीं कर रही, उससे आपके एग्जिस्टिंग कोड में कोई मसला नहीं आ रहा। तो हमारे पास मतलब जो एग्जिस्टिंग कोड होगा उसको हम मास्टर कहलाएंगे सर, और वो जो मास्टर न्यू में ही होगा ना फंक्शनैलिटी ऑब्वियसली। करेंगे सर वो हमारे पास ब्रांच होंगे सर। उसके लिए हम ब्रांचेस क्रिएट करेंगे ताकि अगर हमारी किसी फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करते हुए कोई इशू आए या कोई फंक्शनैलिटी हमारी न्यू फंक्शनैलिटी पुरानी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट कर रही हो, तो वो हम सिर्फ ब्रांच तक लिमिटेड रख के हमारी सारी टोटल ऐप या हमारी टोटल वेबसाइट वो अफेक्ट ना हो, और उससे वो सिर्फ उधर तक लिमिटेड रहे, उस ब्रांच तक लिमिटेड रहे। सर तो ये हम फिर टेस्ट करते वक्त मतलब सर उसको अगर हम चेक करते हैं कि ये मास्टर पे कोई इफेक्ट तो नहीं करता सर, तो इसको हम किस तरह सर वो लिंक करेंगे मास्टर के साथ? वो जब आप ये देखें ना, आप एक नेक्स्ट ब्रांच पर स्विच हो गए हैं ना यार, बल्कि ना मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हमारी मास्टर में फाइल है, ये वाली जो, ठीक है। अब लेट सपोज आप ना इसे इस तरह एज्यूम कर लेंगे, ये हमारा ना एक मेन फंक्शन है, ठीक है, और इसमें ना अब ये एक एडिशन का फंक्शन है, ठीक है, और ये आप इस तरह कह लें रिजल्ट, और ये एडिशन का एक फंक्शन है, ठीक है। ये मास्टर है अभी हमारी। अब हमने एक न्यू ब्रांच बनाई है सब के नेम से, जिसमें हमने सब्ट्रैक्ट का फंक्शन रखा है, ठीक है, और उसमें सारी फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड कर दी हैं जो भी हम करना चाह रहे थे। अब हमने ये किया है कि ना इसमें हमने सिंपल आके ना कर दिया, यहाँ आप पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमारी ये हो रही है ना, तो हमारी यार ये दो जो हम वैल्यूज पास कर रहे हैं वो हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही है, उनका जो रिजल्ट है ना उसे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैंने इधर 1 और 2 दोनों में पास के 3 माइनस -1 और मल्टीप्लाई -3 आंसर आना चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज जो मैंने ये सब्ट्रैक्शन का फंक्शन इम्प्लीमेंट किया ना,
वो मुझे उसका सब्जेक्ट रिटर्न करने की बजाय ना उसका स्केयर रिटर्न कर रहा है, उसका स्केयर रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हमारा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं हम अचीव कर पा रहे। लेकिन अगर आप देखें, ये हमारी न्यू एक डिफरेंट ब्रांच है, हमारा मेन बिल्कुल ही उससे यानी कि डिफरेंट। अगर हम इससे दोबारा मेन पे स्विच कर लेना तो कोई इशू नहीं होगा हमारा। लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारा इशू है ना वो इस ब्रांच में है, वो मेन में एक तो से डिबगिंग ईजी हो जाएगी क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो छोटे छोटे ब्रांचेस में है। हमें ये पता है कि हमारी पर्टिकुलर ब्रांच अफेक्टेड है जिसकी वजह से ये मसला हो रहा है। आप ब्रांचेस को डिसेबल भी कर सकते हैं, ये सब भी कर सकते हैं, वो ना बहुत ही एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बेटर ये है कि अभी हम उस तरफ ना आ जाए। आप मेरे साथ लिंक्डइन पर कनेक्ट कर लें और अगर आपके डिफरेंट क्वेश्चंस हो ना तो आपको मैं फिर उधर असिस्ट कर दूंगा। और अगर आप फर्दर ये सीखने में इंटरेस्टेड होंगे तो उसके हवाले से भी मैं आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दूंगा। ये ज़रा सेशन थोड़े टाइम के लिए, तो इधर सिर्फ हमने बेसिक्स कवर करनी है कि आप लोग एबल हो जाए कि आप स्टार्ट कर सकें इसको। तो आपको वंडरफुल हमजा। अभी वैसे अच्छा सर, सेशन ठीक है। अगर आंसर के पास यानी कि मेरी सोशल प्रोफाइल्स के लिंक हैं तो मैं उसे कहूँगा कि वो शेयर कर दें, तो बाद में एंड पर मैं शेयर कर दूँगा। और अब जो हमारा अब का जो टॉपिक आ गया वो है गिटहब। अब आप लोगों को ना इसका नेम काफ़ी मिलता जुलता लग रहा होगा, गिट और गिटहब का, लेकिन इनमें ना जिस तरह कार और कारपेट होता है ना उस तरह का डिफरेंस है। आप गिटहब को गिट के साथ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो गिटहब है वो इंटायरली गिट पर डिपेंड है, जो यहाँ फिर इंटायरली जो गिट है वो गिटहब पर डिपेंड है। लेकिन ना आपको अगर गिटहब के साथ पहले हम ये कहते हैं गिटहब है क्या। जो गिटहब है ना वो बेसिकली एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म जो कि ना डेवलपर्स को अलाउ करता है कि वो ना कहीं से बैठकर भी ना कहीं किसी भी टाइप के किसी भी रीजन के डेवलपर्स के साथ ना कोलैबोरेट कर सकें, ना कोड शेयर कर सकें। और उसके अलावा अपने अगर कुछ इस तरह के पर्टिकुलर इश्यूज हों जो उनसे ना सॉल्व हो रहे हो ना, वो फिर वो इशू ओपन कर दें के और दूसरे डेवलपर्स को वो एक तरह से इनविटेशन दें कि आए आप हमारे इशू सॉल्व करें। ये चीज़ें थोड़ी सी ना ओपन सोर्स होता है, यानी कि ओपन सोर्स एक चीज़ होती है, लेकिन वो एक अलग ही डिफरेंट डोमेन और डिफरेंट पूरा है, उस पे नहीं अभी हम आएंगे। लेकिन जो गिटहब है ना वो एक प्लेटफॉर्म है ओपन सोर्स का। लेकिन अच्छा चलिए ये सब तो ठीक हो गया, लेकिन गिटहब की सिग्निफिकेंस क्या, माइंड में जरूर क्वेश्चन होगा कि अच्छा मैं गिटहब पर अकाउंट बना लूँ, लेकिन उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। जो गिटहब है ना वो आपकी ना इस आज के दौर में ना एक डेवलपर की ना दो चीज़ें बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एक गिटहब और दूसरा लिंक्डइन। लिंक्डइन से आप अपने कनेक्शंस जनरेट कर सकते हैं और उन कनेक्शंस से आपको बहुत फायदे हो सकते हैं। अरसलान भी हमारे साथ है और वो इसकी काफ़ी यानी कि बेटर तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। जो सेकंड गिटहब है ना, जो गिटहब है वो आपकी ना स्किल्स को पोर्ट्रे करता है कि ये बंदा कह रहा है कि मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ, तो जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो इस चीज़ की जो इसकी बात है से मैच करते ही नहीं है या नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ मैं आपको अपना गिटहब दिखाऊं, जो इसने प्रोजेक्ट्स किए हैं, जो इसने प्रोजेक्ट्स किए हैं वो इतने एबल हैं अभी कि इसे हम लेट्स सपोज इस जॉब पर रख सकें या इसे ये ऑफर रोल कर सकें। जो आपका गिटहब है वो आपकी आज के दौर में एक तरह की ऑनलाइन रेज्यूमे है आपकी। अब बहुत जगहों पर ना इस तरह भी होता है कि रेज्यूमे की जगह ना आपको आप गिटहब लिंक भेज देते हैं कि जैसे मेरा गिटहब है ना, ये इधर छोटा सा मेरी ये पर्सनल पोर्टफोलियो का लिंक है, ठीक है, और उसके बाद मेरी सोशल प्रोफाइल्स हैं, थोड़ा सा मेरे बारे में और जो सी मैं टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ करता हूँ उसके बारे में। ये कंसाइज वे में मेरे बारे में बता रहा है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या क्या करता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े डिफरेंट चीज़ें, कोई भी मेरा कोड पढ़ सकता है। जैसे स्टूडेंट फोरम का ना, मेरी आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी जी, आवाज़ आ रही है हमजा। हाँ, मेरे ख्याल से शायद गिटहब की तरफ से कोई इशू आया है, रिकॉर्ड इशू। चल, कोई भी अब मेरा कोड पढ़ सकता है, वो देख सकता है, सारी कोड की हिस्ट्री देख सकता है, वो सारा कुछ एक्सप्लोर कर सकता है कि मैंने किस टाइम पर क्या किया और ये सब मैंने कोड किया, मैंने इसे
प्रोफेशनल वे में किया भी है या नहीं, कि मैंने एक नूब लेवल डेवलपर की तरह किया, मैंने एक एक्सपर्ट लेवल डेवलपर की तरह ये कोड किया, क्या ये कोड इतना स्केलेबल है कि अगर कल को ये जो इसको वेबसाइट है इस कोड से जनरेटिव वेबसाइट, उस पर अगर 15,000 या 20,000 लोग इकट्ठे आ जाएं तो ये इतना लोड बर्दाश्त कर भी, ये कोड इस तरह लिखा गया है कि इतना लोड बर्दाश्त कर भी सकता है। और मैंने आपको एक अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आप कह लें या इस तरह कह लें जहाँ से मुझे गिटहब की इम्पोर्टेंस का ठीक तरह से आइडिया हुआ। लास्ट दिसंबर में ना एक सेमिनार था रेज्यूमे बिल्डिंग और ये सारी अपनी सोशल प्रेजेंस वगैरह पर। उसमें मेरे ख्याल से स्पीकर थे वजाहत करीम और एक और स्पीकर थे, वो थे IBM के रिक्रूटर। IBM का होप्स आप सबको पता होगा, IBM में वो रिक्रूटर थे और एक इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो उसमें ना उन्होंने बताया कि किस तरह हमने सिर्फ एक बंदे के गिटहब के थ्रू उसे एक सीनियर रोल ऑफर कर दिया। मींस गिटहब आपके एक प्लेटफॉर्म है जो आपके स्किल्स को इस तरह पोर्ट्रे कर सकता है कि दुनिया को पता चल सके कि आप क्या हैं या आप क्या क्या करते हैं। और अब आते हैं कि हमने गिटहब यूज किस तरह करना है। अगर आपने तो गिट सिर्फ लोकली यूज करना है, नहीं कमिट्स और ब्रांचेस तक लोकली रखना है और यानी कि आगे नहीं इससे जाना, गिटहब पर नहीं जाना, अपना कोड होस्ट नहीं करना। होस्ट से मींस आप गिटहब को एज अ बैकअप यूज कर सकते हैं, आप इधर अपना कोड रख सकते हैं, इधर से अपना कोड दोबारा डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके लिए फिर यानी कि सेशन गिट पर खत्म हो गया, अब गिटहब पर सेशन होगा। पहले ना आपको अपना गिटहब जो ये गिट है ना अपने गिटहब से लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए कमांड होती है गिट config user डॉट नेम और इधर आप अपना गिटहब यूजर नेम लिखते हैं, ठीक है। अब सॉरी मेरे से फ्लो में रह गया, पहले हम गिटहब अकाउंट बनाएंगे तो हमारा गिटहब होगा। आप पहले गिटहब अकाउंट बनाएंगे तो जब आप अगर तो आपका अकाउंट नहीं है ना गिटहब का और आप गिटहब वैसे मेरी आवाज आ रही है ना, क्योंकि मुझे डर ही लगा हुआ है कि हमजा आपकी आवाज आ रही है। ये फिर शायद गिटहब की साइड से कोई इशू आ रहा है। आजकल गिटहब में बहुत मेंटेनेंस चल रही है, ये गिटहब डाउन हो गया। हमारे सेशन था गिटहब से रिलेटेड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गिटहब मेरे ख्याल से डाउन हो गया है। मैं दूसरे ब्राउजर पर ट्राई करता हूँ। गिटहब डाउन हो गया। चलें खैर, फिर जितना हम यूज कर पाते हैं गिटहब हम उसी हिसाब से कर लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से गिटहब डाउन हो गया। ठीक, सॉरी, ये फिलहाल उड़ाएं। अकाउंट भी आप बना लेना यार, ठीक, मैं आपको लिंक भेज दूंगा गिटहब का जहाँ से आप अकाउंट बनाएंगे। और अगर आपका कोई भी इशू हो गिटहब का अकाउंट बनाते हुए या गिट कन्फिग्योर करते हुए, तो मेरे ख्याल से आंसर ने लिंक्डइन शेयर कर दिया होगा, नहीं तो मैं एंटर कर लूंगा। तो आप मेरे साथ कनेक्ट करके कोई भी क्वेश्चन मेरे से लिंक्डइन पर पूछ सकते हैं, और वेब से रिलेटेड भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं लिंक्डइन पर। अभी सिर्फ गिटहब से रिलेटेड हम बात करेंगे। और गिटहब क्योंकि डाउन हो चुका है तो हम आते हैं कि गिटहब अब ना गिटहब की ना थोड़ी सी ना कुछ वोकैबुलरी होती है जो होती सिंपल है, लेकिन ना वो सुनने में ज़रा एडवांस ही लगती है। जैसे आपने ना गिटहब पर बनानी होती है अपना प्रोजेक्ट रखने के लिए ना, अपना कोड रखने के लिए एक रेपोजिटरी। ओके, शुक्र है, चलो एक रेपोजिटरी। अब जैसे ही मेरी वैसे 50+ रेपोजिटरीज हैं, लेकिन ये गिटहब ने चेंजेस किए, अब सिर्फ पब्लिक रेपोजिटरीज शो होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए रेपोजिटरी, पहले एक बात, रेपोजिटरी क्या होता है? जिस तरह आपका एक फोल्डर होता है ना, जैसे ये एक फोल्डर है, गिट रेपोजिटरी भी यही चीज होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि जो ये वो रेपोजिटरी थी वो गिटहब पर फोल्डर होता है। अब ये क्रिएट कैसे करते हैं? इसे क्रिएट करने के ना 2 वेज होते हैं। यहाँ तो आप इधर से आके ना एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करें, यहाँ तो आप इधर से रेपो
डॉट न्यू होता है ये कलम, इन दोनों से ना आप एक न्यू रेपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। इधर आप रेपोजिटरी का नेम लिखेंगे GitHub सेशन, और आप इसकी डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हैं, इसे पब्लिक प्राइवेट भी कर सकते हैं, और इसी तरह डिफरेंट चीज आप अपने कोड के लाइसेंस भी एक ऐड कर सकते हैं कि ये जो कोड है ये लाइसेंस्ड कोड है, और ये जो डॉट क्रिटिकनर और डॉट रीड जो रीडमी फाइल है इस पर मैं आता हूँ। और बस हम इंशाल्लाह 9 बजे तक सम अप कर देंगे अपना सेशन। अभी एक रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है, मींस गिटहब पर एक फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस फोल्डर को हमने क्वेश्चन किसी का हो अब इसे ना हमने अपने इसके साथ लिंक करना है, यानी कि जो हमारा ये लोकल फोल्डर है ना ये वाला, अब इसे हमने अपने इस गिटहब के फोल्डर के साथ कनेक्ट करना है। तो उसके लिए पहले तो सबसे पहले ना आपको ये लाजमी आपने करना है, ये मैं जो एक रीडमी फाइल होगी ना वो मैं अपलोड कर दूंगा कमांड से रिलेटेड जितनी भी आज हमने कवर की इसी रेपोजिटरी पर। उसके लिए आप ना गिट कॉन्फ़िग अपना यूजर नेम और आपका जो ईमेल एड्रेस होगा जो आपने गिटहब अकाउंट बनाते हुए यूज किया होगा वो कन्फिग्योर करना है, उसके बगैर आप गिट को गिटहब के साथ यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं कि हम अपनी गिटहब रेपोजिटरी को अपने लोकल फोल्डर के साथ किस तरह कनेक्ट करेंगे। उसके लिए ना कमांड होती है गिट रिमोट मींस ये हमारी रिमोट रिपोजिटरी यानी कि गिटहब रिपोजिटरी ऐड, क्योंकि अब हम ये लिंक कर रहे हैं तो हम इन दोनों का आपस में लिंक एस्टैब्लिश करेंगे। और ओरिजिन के आगे जो हमारी रेपोजिटरी होगी ना उसका ये एक पर्टिकुलर लिंक होता है, ये हम इधर से कॉपी कर लेंगे। क्यों नहीं कॉपी हो रहा, इधर से हम कॉपी करके इधर पेस्ट कर देंगे। ये वाला क्या करेगा, ये एक ना रिमोट कनेक्शन या कह सकते हैं एक कनेक्शन लोकल फोल्डर और गिटहब रिपोजिटरी में एस्टैब्लिश कर देगा, और जो जिसके थ्रू हम ना अपनी दोनों का आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि अपना कोड गिटहब पर पुश कर सकते हैं, गिटहब से कोड फेच कर सकते हैं, और इस तरह के डिफरेंट टास्क। जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन एक वेरिएबल है, इधर आप कुछ भी नेम रख सकते हैं, वैसे कन्वेंशन है कि आप ओरिजिन नेम रखें, और ये बेसिकली ना वेरिएबल ये जो हमारा यूआरएल है रेपोजिटरी का ये स्टोर कर लेगा, ताकि अगर हमें आगे यूज करना हो ना इसे तो हमें दोबारा पूरा यूआरएल ना लिखना पड़े, हम सिर्फ ओरिजिन लिखेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने ठीक है आपने ये कर लिया गिट रिमोट ऐड और सारा वो करके कर लिया, अब आपने कनेक्शन तो कर लिया, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ सक्सेसफुली। उसके लिए एक गिट रिमोट और एक फ्लैग होता है -v, ये हो आपको अगर तो आपको इधर लिंक शो हो गया ना इसका मतलब आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। जैसे आप देख सकते हैं इधर एक फेच और पुश का सेम लिंक पर आ रहा है। पुश का मतलब कि आप इधर से अपना कोड पुश कर सकते हैं गिटहब पर, और फेच का मतलब आप गिटहब से इस फोल्डर में अपना कोड फेच कर सकते हैं। अब हम जितनी यार CMD यूज करते हैं, अब जो हमने ये सारा जो ऐड किया है ना अब हम इसे गिटहब पर पुश करेंगे। गिटहब पर पुश किस तरह करते हैं, उसके लिए कमांड है गिट पुश और रीजन, और हमने क्योंकि मास्टर में हमारा सारा कोड पड़ा हुआ उसके लिए हम यूज करेंगे मास्टर ब्रांच, और इसे हम एंटर कर देंगे, और ये क्योंकि 2 सेकंड लेगा। और अगर अब इधर आके मैं अपना गिटहब रिफ्रेश करूँ ना तो इधर आप ये देख सकते हैं ये कोड आ गया। किसी का कोई क्वेश्चन इधर से कोई है भी चले गए सारे अटेंडेंस ठीक है। साथ ही हैं आपके हमला इधर ही है सर। जी आप कोई क्वेश्चन आपका? अच्छा ठीक हो गया। अब हम आते हैं पहले तो डॉट गिट इग्नोर पर और फिर रीडमीज वगैरह पर आते हैं। जो डॉट गिट इग्नोर होती है ना, मैंने एक फोल्डर अपने VS कोड में खोला था, जब ये VS कोड का काम आ गया।
अब जो लेट्स सपोज जो एक इसकी ना गिटहब की लिमिटेशन होती है कि इधर आप ना मेरे ख्याल से 200 MB से ज़्यादा बड़ी फाइल ना अपलोड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए और उसके अलावा ना कुछ ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपको गिटहब के कन्वेंशंस के हिसाब से अपलोड नहीं करनी चाहिए, जैसे नोड मॉड्यूल्स। अगर आप में से किसी ने जावास्क्रिप्ट में काम किया तो आप में से नोड मॉड्यूल्स का पता होगा। किसी को पता है नोड मॉड्यूल्स का? नोड मॉड्यूल्स का किसी को आइडिया है? जो नोड मॉड्यूल्स होते हैं ना, ये एक बहुत हैवी किस्म का ना फोल्डर होता है जो जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स में होता है, जो सारे के सारे जो उस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज और पैकेजेस यूज हुए थे ना, उनका सारा उसमें लिस्ट बनाई होती है, और ये कभी भी ना 1 GB तक का फोल्डर चला जाता है। तो इसको ना हम हमेशा इग्नोर करते हैं। और इस तरह की कुछ फाइल्स होती हैं जैसे कैशे फाइल्स, आपकी वो क्या कहते हैं उन्हें, इमेजेस टाइप ऑफ फाइल्स, और इस तरह मैप फाइल्स, इन चीज़ों को ना हम इग्नोर करते हैं हमेशा। उसके लिए ना आप इससे आप डायरेक्ट इग्नोर सॉरी इससे इग्नोर करने के लिए फाइल होती है git ignore। इसमें आप लिखते हैं वो चीज़ें जो आपने इग्नोर कर, ये ग्रीन है इस अनट्रैक आ रहा है इस पे। लेकिन क्योंकि हम .vs कोड नहीं अपलोड करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, कभी नहीं करना चाहिए। ये आपकी अपनी VS कोड की सेटिंग्स के हिसाब से होता है। जब कोई दूसरा यूज करेगा वो उसकी सेटिंग भी आ जाएंगी, तो इस तरह ना फिर आपकी सारी फॉर्मेटिंग और ये सब खराब हो सकता है। तो इसे हमें इग्नोर करना है। तो हम सिंपल इधर ना इसका नेम लिख देंगे, जो गिट है ना उसकी ट्रैकिंग रोक देगा। अब मैंने इसकी ट्रैकिंग रोक दी। अब मैं चाहे इधर जो मर्जी करूँ गिट को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी तरह नोड मॉड्यूल्स, नोड मॉड्यूल्स इधर है नहीं। जो डॉट गिट इग्नोर से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन? सर ये नोड मॉड्यूल मेरी आवाज आ रही है वैसे? सर ये नोड मॉड्यूल का थोड़ा बता दें सर। ठीक है। ये बेसिकली ना यार, अगर आपने जावास्क्रिप्ट में काम किया हो ना, या आपने जावास्क्रिप्ट के किसी फ्रेमवर्क में काम किया हो, तो मोस्टली ये जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क्स ना डिपेंडेंसीज बेस्ड होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस पर बेस्ड करके बने होते हैं। तो उन पैकेजेस के लिए ना एक नोड मॉड्यूल्स होते हैं जो उन्हें इंस्टॉल कर लेते हैं, और उन पैकेजेस के सारे फोल्डर्स, उन पैकेजेस का जो कोड होता है वो नोड मॉड्यूल्स में पड़ा होता है। तो कभी कभी ना ये इतना ज्यादा, यानी कभी हमारा जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ेगा तो हमें उस तरह पैकेजेस चाहिए होते हैं, जैसे स्लाइडर का पैकेज हो गया, और उसके अलावा रिक्वेस्ट करने का वो जो नेटवर्क रिक्वेस्ट होती है उनका पैकेज हो गया। तो इस तरह ना नोड मॉड्यूल्स का साइज बढ़ता जाता है, और कभी कभी ना नोड मॉड्यूल्स ना 1 GB तक के होते हैं। तो कन्वेंशन है कि हमेशा ना नोड मॉड्यूल्स को इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जो गिटहब है ना वो आपको अलाउ नहीं करता कि आप मेरे ख्याल से 150 MB या 200 MB से ज्यादा की फाइल अपलोड कर सकें। किसी और का कोई क्वेश्चन? मेरा एक जनरल क्वेश्चन है कि ये गिटहब की एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी है, मतलब सिमिलर टू गिट बैश, लेकिन ये उससे ज़्यादा आसान है, मतलब इसमें आपको कमांड्स वगैरह नहीं लिखनी पड़ती। तो अगर हम इसको यूज़ करें तो ये बेटर है या गिट बैश ही ज़्यादा प्रोफेशनल है? वो आप यकीनन गिटहब डेस्कटॉप की आप बात कर रहे हैं। आप गिटहब डेस्कटॉप की बात कर रहे होंगे, या फिर आप हो सकता है सोर्स ट्री या टावर गिट क्लाइंट की बात करेंगे। वो ग्राफिकल टूल्स हैं, ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन एज ए डेवलपर ना, आप लोगों का अभी तो आपका वैसे सेमेस्टर कौन सा है? 5वां, 5th सेमेस्टर, ठीक। और अब आप जब थोड़ा सा आगे होंगे फरवरी 5th है, लेकिन जो आप यानी कि आपने ओएस भी पढ़ी होगी, ओएस पढ़ी है आपने? हाँ जी, इस सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स,
ठीक है, आपने पढ़ा है। जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर्स आप यानी कि कर रहे हैं फॉर एब्स्ट्रैक्शन, जैसे जैसे हमारे सेमेस्टर बढ़ते जाते हैं हमारा ये कमांड लाइन से काम ज़्यादा होता है, हमारे इंटरेक्शन ज़्यादा होती है। उसके अलावा एज अ डेवलपर ना आपको 60% कमांड लाइन से इस तरह के काम करने पड़ते हैं और तकरीबन 40% ये जो ग्राफिकल टूल्स होती हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं पाइथन, आप पाइथन के किसी फ्रेमवर्क में काम करते हैं जैसे जेंगो हो गया, उसमें ना आप यूज करते हैं उसका पैकेज मैनेजर है। तो आप जितना भी पाइथन के साथ इंटरेक्ट करते हैं ना उसकी सारी यानी कि पैकेजेस को मैनेजेस वगैरह करने के लिए वो आप कमांड लाइन से ही करते हैं। और इसी तरह अगर आप क्लाउड पर काम करते हैं तो एज़्योर शेल है, जीज शेल है और इस तरह डिफरेंट शेल है, गूगल क्लाउड का शेल है। तो फिर भी आपको कमांड लाइंस के थ्रू ही कमांड्स लिखने पड़ेंगे। फिर अगर आप जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं तो फिर भी आपको npm यूज करना पड़ेगा पैकेज में और उधर भी आप कमांड लाइन से ही इंटरेक्शन होगा। तो बेसिकली ना कमांड लाइन से डेवलपर्स की एक अच्छी डेवलपर्स को अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। एक तो ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचाता है, सेकंड ये फास्ट होता है और थर्ड ये नॉन डेवलपर लोगों के सामने बड़ा कूल लगता है। ये वैसे मजाक था लेकिन। और मैं ना आपको एक इधर जो मेरे मेंटोर है ना जिनसे मैंने गिट सीखा, गिट और ये मोस्ट ऑफ काफ़ी चीज़ें मैंने उनसे सीखी हैं। उनके बड़े भाई भी डेवलपर हैं, ठीक है। और जब इनके वो पास आउट हुए थे ना उन्हें गिट आता था और ये बिल्कुल इनके ट्रूथ है, इसमें कोई भी एग्जैजरेशन नहीं। उनकी रेज्यूमे में गिट था और उन्हें ना गिट यूज़ करना आता था। तो इस पर उन्हें एक सीनियर रोल ऑफर हुआ था राइट आफ्टर ग्रेजुएशन। यानी कि अगर आपको कमांड लाइन का यूजेज आता है तो आप सिंपली अच्छी तरह यूजेज आता था तो आप सिंपली दूसरे कैंडिडेट से स्टैंड आउट कर सकते हैं। ये कमांड लाइन के फायदे और रेकमेंड भी यही किया जाता है इंडस्ट्रीज में भी कि आप गिट ही यूज करें बजाय गिटहब डेस्कटॉप के या टावर के या दूसरे डिफरेंट को इस तरह के जो ग्राफिकल टूल्स होते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। किसी और का कोई क्वेश्चन? अब हम आते हैं यार, किधर हम वैसे पहुंच चुके हैं। लो में मैं भी काफी आगे, गिटहब भी हो गया, गिटहब स्टूडेंट पैक रह गया और एक गिट पेज भी गया, बड़ी बिल्कुल लंबा भी गया। तो अब लेट्स सपोज आपने ना एक वेबसाइट बनाई, एक स्टैटिक वेबसाइट और इसमें से और इधर सिंपल मैंने इसे कलर दे दिया है। ठीक है, ये मेरी एक वेबसाइट लेट्स सपोज बन गई। ये वैसे एग्जांपल के लिए थी, लेकिन लेट्स सपोज आपने अपनी वेबसाइट बनाई और आपको ना होस्ट जब आप वेबसाइट करते हैं तो उसमें अक्सर इशू होते हैं, या तो होस्टिंग फ्री नहीं होती या अगर फ्री होस्टिंग होती है तो वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा हेरोकू की। हेरोकू एक प्लेटफॉर्म है जो फ्री होस्टिंग तो प्रोवाइड करता है, लेकिन हेरोकू की फ्री होस्टिंग वाली साइट खोलने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग जाते हैं अगर एक अच्छी किसी फ्रेमवर्क पर साइट है। तो और इसी तरह और डिफरेंट भी जो ऑप्शंस हैं वो इतने एफिशिएंट हैं। लेकिन जो गिटहब है ना उससे ना अपने यूजर्स को पहले इसे मुझे पुश करना पड़ेगा। जो गिटहब है ना इसने ना अपने यूजर्स को ना इतनी एक तरह से एक फीचर प्रोवाइड किया हुआ है कि वो ना तकरीबन 1 GB तक की ना स्टैटिक साइट्स होस्ट कर सकते हैं। अब स्टैटिक साइट्स कहते हैं
वो अपनी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सेशन से आउट बात हो जाएगी और मैं नेट खत्म कर रहा है। खैर खैर, जब तक ये लोड हो रहा है, किसी का कोई क्वेश्चन हो? नहीं, क्वेश्चन तो कोई भी नहीं है, बट हमजा आपने वेबसाइट बहुत जल्दी बनाई है। ये थोड़ा सा ना शायद यार बस क्या करें, दिखाना होता है। अगर कहते हैं तो इसके कलर शलर चेंज कर देते हैं, कोई मसला नहीं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ये पता नहीं गिटहब मिलेगा, तो मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा, आप अकाउंट बनाएंगे ना तो आप सुबह बनाइएगा। और खुशी की और यार मैंने चेंजेस नहीं पुश किया। और मेरा यहाँ तो नेट खराब हो गया है। चलें तब तक मैं ना आपको गिटहब स्टूडेंट पैक का थोड़ा सा दे दूँ ओवरव्यू। आपने लेट सपोज आपने ये तो देख लिया कि गिटहब डेवलपर्स के लिए किस तरह यानी कि है कि आप गिटहब पे किस तरह ये सब कर सकते हैं। लेकिन अगर एक ना गिटहब का चीज़ है गिटहब एजुकेशन, कहाँ ना ये गिटहब डिफरेंट चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स को बेनिफिट करने के लिए प्रोवाइड करता है। और मेरा नेट बैठ गया है, 1 मिनट खुल, हाँ चलिए तब तक ये तो हो गया। मेरी आवाज क्लियर है ना यार? ये नेट का ना डर ही आज लगा होगा, ये अजीब ही सिस्टम आवाज क्लियर है हमजा? जी हमजा, आपकी आवाज क्लियर है बिल्कुल। पता नहीं इधर फिर क्या मसला हो रहा है, आवाज का तो कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, मैंने ना आप लोगों के लिए ये बेसिक कमांड जितनी भी हमने कवर की है ना, उसकी मैंने एक वो बनाई थी रीडमी, और मैं आप लोगों को ये भी इसमें ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोग इजीली ना देख सकें जो जो आज हमने कवर किया है, या खुद कर रहे हो। और साथ में इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी कर दिया कि हम ये क्यों अगर ये यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं। ये आपको इसी रेपोजिटरी के साथ मिल जाएगा। काम होगा सारा हो गया बस इतना। अच्छा चलिए गिटहब पेजेस पर तो आते हैं। अब अगर हम ना अपनी गिटहब पेजेस के थ्रू ना 1 GB तक की साइट को होस्ट कर सकते हैं, खुल जाए तो चलो कुछ तो करें।
जरा नीचे आएंगे ना तो ये आपको गिटहब पेजेस मिलेंगे। इसमें सिंपल आप एक कर सकते हैं, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ बिल्कुल जो। इसमें आपने सिंपली ना गिटहब पेजेस पर आकर बोला क्या करना है, इधर से आप और ये आपकी साइट होस्ट हो चुकी है इस यूआरएल पे। बस इसमें एक चीज का ध्यान रखना, जो आपकी index.html फाइल होगी ना वो आपकी रूट डायरेक्टरी में होनी चाहिए, मीन्स वो किसी फोल्डर में नहीं होनी चाहिए, मेन फोल्डर में होनी चाहिए। जब तक अच्छा चलें तब तक हम आते हैं गिटहब स्टूडेंट पैक पर। जो गिटहब है ना उससे स्टूडेंट्स की ये देखें आप, ये देख सकते हैं कि साइट हमारी इस यूआरएल पर होस्ट हो गई है। और आप गिटहब पेजेस के थ्रू है, आप गिटहब पेजेस के थ्रू 1 GB तक का डेटा 1 GB तक की वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, स्टैटिक वेबसाइट। अब मैं स्टैटिक का बताऊंगा नहीं आपको, आप मेरे से लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं, उधर आप मेरे से इस तरह की डिस्कशन कर सकते हैं। जो गिटहब स्टूडेंट पैक है ना वो स्टूडेंट्स को ना अलाउ करता है, पहले इसमें ना आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसके लिए मैं आपको लिंक ये भेज दूंगा आंसर को, आपको आगे फॉरवर्ड कर देगा। ये आपको अलाउ करता है कि आपने ये डिफरेंट तरह की ना प्रो यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशंस चीज़ें यूज़ कर सकती हैं, जैसे डिजिटल ओशन हो गया, ये क्लाउड सर्विस है। और इसका जो एक क्रेडिट स्प्रेड होता है, और इसका जो एक क्रेडिट है मेरे ख्याल से वो तकरीबन $7 to $8 का एक क्रेडिट है, और ये आपको हर मंथ $100 की क्रेडिट देता है। और इस तरह नेम चीप हो गया, ये आपको डोमेन देता है, डोमेन का आपको यकीन होने जो आप कैनवा प्रो यूज कर सकते हैं, आप जेट ब्रेन्स के प्रीमियम टूल्स यूज कर सकते हैं फ्री। और जो जेट ब्रेन्स के टूल लाइसेंस लेना पड़ता है, और जो लाइसेंस मेरे ख्याल से स्टूडेंट लाइसेंस है ना वो 1 साल के लिए मंथली उसके आपको $45 to $50 पे करने पड़ते हैं। जैसे मैं, क्योंकि मैं भी गिटहब स्टूडेंट पैक का एक मेंबर हूँ, तो मुझे भी ये मिला हुआ ये सी लाइन है, ये सी शार्प के लिए प्रीमियम सी शार्प ने सॉरी C++ के प्रीमियम आईडी है। और अगर आप उस तरह अगर करें तो इसका लाइसेंस $70 पर मंथ के हिसाब से, लेकिन ये तकरीबन 2 साल से एश्योर के क्रेडिट्स आपको मिलते हैं। आपको फिर बहुत से प्रीमियम कोर्सेज मिलते हैं, जैसे ये फ्रेंड्स है, इससे मैंने रिएक्ट सीखी थी, और जिस बंदे ने रिएक्ट सिखाई थी ना वो रिएक्ट का क्रिएटर था जिसकी वीडियोस इस पर बनी हुई थी। आप सिंपली आपने ज़रा भला क्या करना, ये रिसर्च आपको एक अनाउंसमेंट भी आपको होगा तो जो भी कर देगा, इसमें सारा लिखा हुआ है कि आप किस तरह ये गिटहब स्टूडेंट प्रोग्राम स्टूडेंट पैक के लिए सॉरी रजिस्टर कर सकते हैं, कितना पार्ट बन सकते हैं इसका। ये मैंने लिंक फॉरवर्ड कर दिया है। और मेरे ख्याल से हमारा सब कुछ फाइनली खत्म हो ही गया। थैंक यू। और थोड़ी सी ये सेशन लंबा चला गया क्योंकि वो टेक्निकल इश्यूज कुछ आ गए थे। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, और थैंक्स अंसर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। एक जाते जाते स्क्रीनशॉट में लूंगा ताकि मैं इसे अनाउंस कर दूं। ओके थैंक यू। किसी का कोई आवाज आ रही है हमजा मेरी? हेलो, आ रही है? हाँ आंसर आ रही है। हमजा सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है, इस इवेंट में आप आए, अपना नॉलेज शेयर किया सबसे आपने, और अटेंडीज का भी बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। अच्छा हमजा, मैंने आपसे एक और चीज कहनी थी कि आप अपने ना लिंक्डइन वगैरह इनसे शेयर कर दें ताकि ये लोग भी आपसे कनेक्ट हो जाएं। मैंने भी शेयर कर दिया था। सबसे तो इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं ना आपको अपना गिटहब शेयर करता हूँ, ठीक है। ये गिटहब पर अब मुझे लाजमी फॉलो, मैं बहुत से डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम करता रहता हूँ। जैसे मैं ओपन सोर्स की बात कर रहा था, ये आजकल अक्टूबर फेस्ट ना हर अक्टूबर में होता है, ओपन सोर्स फेस्टिवल होता है ये। इसमें आप पार्टिसिपेट करते हो डिफरेंट $1 मिलियन इनके ऑर्गेनाइजेशंस के ना कोड कंट्रीब्यूट करते हैं इनके प्रोजेक्ट्स में। जैसे अगर मैं अपनी आपको कंट्रीब्यूशन दिखाऊं ना, ये मैंने 4 किए हैं, 4 करनी होती है इसमें। अब तो खैर इसका टाइम खत्म होने वाला है। अगर आप वो इसमें इंटरेस्टेड हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन में, तो फिर मैं आपको गाइड कर दूंगा कि बिगिनर्स के लिए आप किस तरह कर सकते हैं। हाँ जी, ये
इसमें मैंने ना एक ये देखें, ये ग्रीन प्रेस है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये ना आपको कमांड लाइन के थ्रू ना पूरी की पूरी वेबसाइट्स जनरेट कर देती है, यानी कि इतना पावरफुल टूल है। एक मैंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, एक मैंने कंट्रीब्यूट किया, ये एक टेम्पलेट थी, इसे मैंने पूरा CLI टूल बना दिया, एक यानी कि नोड मॉड्यूल्स का पैकेज बना दिया, जिसके थ्रू आप सिर्फ एक सिंपल npx क्रिएट मर ऐप और आगे प्रोजेक्ट नेम, ये अगर आप एंटर करके अपने कमांड लाइन पर रन करेंगे ना, तो एक पूरा मर्ज स्टैक ना एक बड़ा फेमस स्टैक है वेब डेवलपमेंट का, पूरा मर्ज स्टैक का स्टार्टर टेम्पलेट बन जाएगा, जिसके थ्रू इनके को स्टार्ट से कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ उसमें टेम्पलेट में कोड लिखना पड़ेगा। मैंने इसे अपना इसमें इससे ना एक टेम्पलेट से एक कंट्रीब्यूट किया था, ये ओरिजिनल कंट्रीब्यूटर है इसका, जो ऑनर है, उसमें मैंने यानी कि अपना कोड कंट्रीब्यूट किया, जिसे एक CLI टूल बना दिया था। मैं आपको दिखाऊं, इसके मैंने स्नैपशॉट्स कुछ लगाए थे, और इस तरह और मैंने ना डिफरेंट एक जगह मैंने एक रियल टाइम एक रियल टाइम मैपिंग सर्विस क्रिएट की, जो ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ना, ये देखें, ये सारा ये मैंने इस तरह ये पूरा प्रोजेक्ट जनरेट करा है, और ये अगर मैं सारी स्क्रीनशॉट्स ऐड किए थे कि ये ओपन सोर्स है। मैं इसलिए आपको ना ओपन सोर्स के एंड पर थोड़ा सा बताना चाहता था, एक तो ये ना कि आप इससे अपनी ना ऑनलाइन प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, और यानी कि इससे आप बहुत सी बिग कंपनीज आपको टारगेट करेंगी जब आपका ओपन सोर्स देखेंगी कि इस डेवलपर को, ये बंदा किसी भी दूसरे डेवलपर के साथ काम करने में ईजी है, और इस तरह और डिफरेंट चीज़ें जो आपके लिए काफ़ी यानी कि फ़ायदेमंद आपके कैरियर में साबित हो सकती हैं, वो सारा इधर आपकी कंट्रीब्यूशन जरूर सबसे हो जाएगा। वो ओपन सोर्स आपको अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे से फिर लिंक्डइन पर कांटेक्ट करें, बार-बार कहना अच्छा नहीं लगता, या कांटेक्ट करके ना कर सकते हैं, मेरे से इससे गाइडेंस ले सकते हैं। मैं दोबारा अपना गिटहब शेयर कर रहा हूँ, और उसके अलावा मैं ना आजकल ओपन सोर्स पर ज़्यादा काम कर रहा हूँ। मैं एक आर्टिकल लिखने लगा हूँ, और देखिए हाफ से ज़्यादा मैंने लिख लिया कि किस तरह आप अपने खुद के पैकेज बना सकते हैं, नोड पैकेजेस, और किस तरह आप अपने खुद के CLI टूल्स बना सकते हैं, कमांडिंग टूल्स बना सकते हैं। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ना मुझे मेरे डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। ये मैंने एक ही यानी कि इसकी इधर की हुई है, और मैं इसका कोई लिंक भेज देता हूँ, इससे आप मेरी डिफरेंट प्रोफाइल्स एक्सेस कर लेंगे। थैंक यू सबका कि उन्होंने टाइम दिया, थैंक यू अंसर इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए। होप सो कि हम इसी तरह आपस में इंटरेक्ट करके दूसरों को ग्रो में हेल्प करते रहेंगे। और नेक्स्ट मंथ हमारा जो DSC UET है, एक बूट कैंप स्टार्ट हो रहा है वेब डेवलपमेंट पर, बिल्कुल बेसिक से, और वो पूरी एक्सटेंशन चलेगी, तो फिर हम रिएक्ट पर भी आगे मूव करेंगे, जिसमें फायर बेस और डिफरेंट चीज़ों पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आंसर को मैं लिंक पे भी शेयर कर दूंगा, तो वो आपको आगे कर देगा। लेकिन मैं भी शेयर करता रहूँगा, तो आपको मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मुझे डिफरेंट मेरे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। थैंक यू। अगर वंडरफुल हमजा, तो वंडरफुल। ये अच्छा, अटेंडेंस के लिए मेरी एक अनाउंसमेंट है कि वो अटेंडेंस फॉर्म फिल कर दें काइंडली। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? All good, alhamdulillah. It was good to see you and it was a really lovely session और मज़ा आया मुझे। मैंने बड़ा कुछ सीखा and